जिस तेजी से शहरों में, महानगरों में भवन निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई है, उसी तरह से शहर दर शहर आर्किटेक्टों का काम भी बढ़ा है और आर्किटेक्टों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो ये कि आर्किटेक्ट भवन कैसा होगा ये ढांचा तो बड़ा तैयार करके दे देते हैं, लेकिन एक जो शास्त्रीय शास्त्रों में भी वर्णन है कि कोई भी भवन वास्तु के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए उसका लेआउट तैयार किया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ज्यादातर आर्किटेक्ट इस पर एकदम अनदेखा कर देते हैं। हमारे साथ में है संजीव गुप्ता जी, जो देश के जाने माने आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक वास्तुशास्त्री है। वो शायद देश के अकेले ऐसे वैज्ञानिक वास्तुशास्त्री हैं जो अपने काम पर पकड़ तो रखते हुए हैं, लेकिन उनका अध्ययन बहुत गहरा है। वो हर चीज के गुण दोष के आधार पर तब किसी भी भवन की संरचना तैयार करते हैं। आज हमारे साथ संजीव जी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि वैज्ञानिक वास्तु का महत्व क्या है और उसको अपनाने के फायदे क्या है और ना अपनाने के नुकसान क्या है। संजीव जी, जो भवन निर्माण की प्रक्रिया है उसमें वैज्ञानिक वास्तु का कितना महत्व है? भैया, पहले तो जो वैज्ञानिक वास्तु शब्द है उस पर ध्यान दें कि किसी भी चीज को गहराई से उसकी एनालिसिस करते और साइंटिफिक रिसर्च करते, जब उसको अपनाया जाता है और जाना जाता है तो वो काम करती है। शुरुआती दौर में मेरा भी इस तरह की विद्याओं के लिए जो शास्त्रों में लिखी है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। मैं नहीं मानता था, और क्यों मानूं? क्योंकि मैंने देखा नहीं था, और फिर मैंने उसको गलत साबित करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, और उन कोशिशों के दौरान जब मैंने उस पर साइंटिफिक रिसर्च की तो देखा नहीं ये काम कर रही है। जो शास्त्रों में लिखा है ये पूरी तरह से गलत नहीं है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बदल गई हैं, और उसका बदल जाने पे नया वास्तु की खोज की जानी चाहिए। हमारे चारों तरफ ऊर्जाएं हैं, क्वांटम फिजिक्स इसे मानती है, हम ऊर्जाओं से बने हैं, ये सारा विश्व ऊर्जाओं से बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा शास्त्रों में दिया गया वास्तुशास्त्र है उसके साथ आज की वैज्ञानिकता को जोड़ा जाना जरूरी है। और जब मैंने दोनों को जोड़ के आगे कदम बढ़ाए तो रिजल्ट मिलने लगे। जैसा सोचा गया, जैसी हाइपोथेसिस बनाई गई, वैसा बिल्डिंग में हो रहा था। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसने मिक्सी बनाई। उसको पता है इस मिक्सी में अगर सॉल्ट डाला जाएगा तो उसका जूस बन जाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग जो बनाई जाती है इसकी ऊर्जाएं आपके साथ क्या कर रही हैं? आपको सपोर्ट कर रही हैं या आपको किल कर रही हैं? आपको नहीं पता है। और इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस पे काम कर रहे हैं बिल्डिंग्स पे, वो भी उसकी ऊर्जाओं पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि वो उसके रहने वालों के साथ क्या करेगी। बाई चांस अच्छा भी हो सकता है और बाई चांस बहुत खराब भी हो सकता है। इस पहलू को जाना कैसे जाए उसके लिए वैलिडेशन है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए गए। इंडिया में शास्त्रीय तौर पर कुछ काम हुआ था, लेकिन जर्मनी में, फ्रांस में, यूएस में भी कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। वो इनविजिबल एनर्जीज का वैलिडेशन करते हैं। किसी भी ऊर्जा को जब आप नाप पाए और बार बार नाप के सेम रिजल्ट मिले, इसका मतलब वो साइंटिफिक है। तो उसके आधार पे जो भारत का वास्तुशास्त्र था, बिल्डिंग बनाने का ज्ञान था, उसको विज्ञान की ओर ले जाना मेरी ड्यूटी है, ऐसा मेरे दिल ने कहा और मेरे कॉन्शियसनेस ने इसको वैलिडेट किया। फिर एक एक नियम को चेक किया गया। कुछ नियम काम कर रहे थे, कुछ नियम काम नहीं कर रहे थे। आगे रिसर्च बढ़ी तो देखा कुछ नियम काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ तो भौगोलिक स्थितियों की वजह से थे, लेकिन कुछ उस मकान के रहने वालों की वजह से थे, और वो क्या काम करते हैं उस पर डिपेंड कर रहा था। उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है वो डिपेंड कर रहा था। इसमें एक जगह बीच में आपको रोकेंगे, देश में कितने ऐसे लोग होंगे जो वैज्ञानिक वास्तु की दिशा में काम कर रहे हैं और उसी के अनुसार बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं? शुरुआती दौर पर जिस समय मेरा ये नास्तिक
एटीट्यूड आगे बढ़ा था कि ये गलत है और इसको नहीं माना जाना चाहिए, जो दिख नहीं रहा है उसे मैं क्यों मानूं। और उस समय वैज्ञानिक रूप से मैंने काम किया। उस समय मेरे अलावा 2-3 लोग और इससे अच्छा काम रिसर्च वर्क कर रहे थे। शुरुआती दौर था, ये बात 25 साल पुरानी बात तो बता रहा हूँ। और कुछ मेरे साथ साइंटिस्ट और ऐसे साइंटिस्ट जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजी और इस तरह की फील्ड में ला चुके थे, बहुत सीनियर लोग थे, उनके साथ में मिला। कुछ ऐसे लोग थे जो पैरासाइकिक थे, जो इनविजिबल को देख सकते थे, मैं उनसे मिला। उनको मैंने वैलिडेट किया, कई अलग अलग तरीकों से चेक किया, और चेक करके मैंने देखा कि हाँ ये देख सकते हैं और इनका देखा हुआ सही भी है। फिर उसके बाद शुरुआत मेरी इसी से हुई कि जो वास्तु के नियम थे किताबों में लिखे हुए, वो फॉलो करने के बावजूद लोगों को फायदा नहीं हो रहा था, कई बार नुकसान भी हो रहा था। मुझे एक आध उदाहरण देंगे आप? हाँ, जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, उनके घर में किचन को साउथ ईस्ट में बनाया गया, और उनके यहाँ, क्योंकि मेरा तरीका आर्किटेक्चर में भी यही है, मैं आर्किटेक्चर का, तो मेरा अच्छा काम है और आर्किटेक्चर में मेरा इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर मेरा धर्म है, उसके आधार पे मैं पूरी लगन से करता हूँ, वैलिडेशन भी, और बाद में फीडबैक भी लेता हूँ कि कैसा चल रहा है। तो 2-3 मकानों में अलग अलग, जिसमें डॉक्टर साहब का केस मैंने बताना शुरू किया। उनके घर में साउथ ईस्ट में किचन थी, और 2-3 बार वहां फायर के एक्सीडेंट्स हो चुके थे, छोटे छोटे। तो फिर मैंने, वो जो मेरे सीनियर थे, मेरे गुरु की तरह के थे, उनसे मैंने, जो एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे थे, वो सीनियर जियोलॉजिस्ट रहे, बाद में वो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में आ गए थे। तो जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका हम लोग का एस्ट्रोलॉजिकल विजन मैं ढूंढूंगा, ढूंढ के बताऊंगा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने वर्किंग करके कहा कि इनका तो शुक्र ठीक नहीं है, शुक्र की ऊर्जाएं अपना काम कर रही हैं उस दिशा में, दिशा के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन जो इंसान वहां पे खड़ा हुआ है उस दिशा में घर के, तो क्योंकि यत ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे ब्रह्मांड में हो रहा है वैसे पिंड में हो रहा है, तो उस पिंड का अपना, वो साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट है, साउथ ईस्ट का अपना गुण है, वो वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, शुक्र की ऊर्जाएं वहां है। लेकिन जो इंसान वहां खड़ा है, वो इंसान को वो ऊर्जा सूट नहीं कर रही है, तो वहां पे मिसहैपनिंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो वहां हो रहा था। फिर इस घटना के बाद हम लोगों ने वहां रिवीजन किया, कलर में करेक्शंस किए, क्योंकि बिल्डिंग को तोड़ना मुझे कभी भी समझ में नहीं आता। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जब आप बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो एक तरह का वास्तु भंग का दोष हो जाता है। तो बिल्डिंग को तोड़ा जाना, तोड़ के ठीक किया जाना, ये कई तरीके से ठीक नहीं है। एक तो ये कि अगर कुछ खास तरह की ऊर्जाएं बिल्डिंग में होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जैसे विटामिन का बैलेंस आपके शरीर में होना चाहिए। अगर आपके शरीर में विटामिन का बैलेंस नहीं है तो आपका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, आपका पेट नहीं काट दिया जाएगा, आपका हाथ नहीं काट दिया जाएगा, विटामिन का इनपुट दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से वास्तु में वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष मंडल है, उसके अपने एनर्जीज है, एट्रीब्यूट्स हैं अलग अलग दिशाओं के। उसको हम 16 दिशाओं में बांटे, 32 दिशाओं में बांटते हैं, या कुछ लोग 8 दिशाओं में बांटते हैं। उसको स्टडी करके, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंसान है, इंसान के लिए ही ये संसार में जो भी इंसान कर रहा है वो कर रहा है, इंसान की खुशी के लिए, इंसान की सुविधा के लिए। इंसान आखिरकार मकान बनाता है, तो उनको डॉक्टर साहब नुकसान क्या हुआ? एक्सीडेंट्स, वो जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे बार बार, किचन में आग लग जा रही थी, 3 बार वहां किचन में ऐसा हुआ कि किसी वजह से आग लगी। और तो आप ये कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक वास्तु के हिसाब से यदि भवन की संरचना नहीं हुई तो उससे नुकसान बहुत? हाँ, उसका नुकसान है। और वैज्ञानिक वास्तु क्योंकि हर पहलू को कंसीडर करता है, वैज्ञानिक वास्तु जो रहने वाला परिवार है उसकी ऊर्जाओं को देखता है कि उन्हें क्या सूट करेगा, दिशाओं के अपने एट्रीब्यूट्स, अपने गुण क्या है उनको देखता है, पंच तत्वों को देखता है, वो क्वांटम एनर्जीज को देखता है, और आयुर्वा फ्रीक्वेंसीज को भी देखता है। तो इस तरीके से क्वांटम फ्रीक्वेंसी, पंच तत्व, 45 देवता, और उस परिवार में रहने वालों का एस्ट्रल फ्रीक्वेंसी और क्वांटम फ्रीक्वेंसी, जब इतनी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हम करते हैं तब पैदा होता है साइंटिफिक वास्तु।
और साइंटिफिक वास्तु इन सारी चीजों को बैलेंस करके मकान में जो अच्छे रिजल्ट हम लोग चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, वो पैदा करने की कोशिश करता है। वो हेल्थ और इफिशियंसी भी काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, जो इस तरह की परावैज्ञानिक विज्ञान है या बहुत सारी तंत्र और इस तरह की चीजें कि मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। वैज्ञानिक वास्तु आपका हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, आपकी इफिशियंसी को सपोर्ट कर रहा है, आपके सोचने के तरीके को इम्प्रूव कर रहा है। तो रिजल्टेंट आप बिजनेस में, हेल्थ में, आप रिलेशनशिप में ये फायदा होगा आपको। ये क्लेम करना मैं आपके भाग्य को बदल दूंगा, ये विधाता को चैलेंज करना है, जो कि कोई नहीं कर सकता, किसी में क्षमता नहीं है। इसके जरा फायदे बताइए। अगर आपने कोई भवन निर्माण की, आपने नक्शा तैयार किया और वो पूरा वैज्ञानिक वास्तु के दृष्टिगत बनाया है, उसके लाभ क्या क्या होंगे भवन स्वामी में? जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ कि उसकी हेल्थ को सपोर्ट करेगा वो मकान, उससे और उससे फैमिली मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा, उसके बिजनेस में। उसके सबसे पहली बात क्या होती है कि आपका सोचने का तरीका, जो माइंड सेट है, माइंड और ब्रेन, ये ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा जो गिफ्ट ईश्वर का दिया हुआ है वो है। वो सोच सकता है, उसके अंदर प्रज्ञा है, उसके अंदर जो भौतिक शक्तियां, उससे कनेक्ट होने की क्षमता है, वहां से विचार उसके अंदर आ सकते हैं और वो उसको हर जगह, हर क्षेत्र में फायदा दे सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि अगर घर के हर मेंबर के अंदर ये गुण डेवलप हो जा रहा है तो आपका परिवार एक सुखी परिवार तो होगा ही, साथ में समृद्ध भी होगा, एक हेल्दी परिवार भी होगा और वो समाज के लिए एट्रीब्यूट होगा, समाज के लिए लाभकारी होगा। अगर हर शहर में 1000, 2000, 3000 ऐसे परिवार हो गए तो वो शहर अपने आप तरक्की करने लगेगा। तो देश के लिए, विश्व के लिए ये एट्रीब्यूट है। हाँ, तो ये भी बताइए कि जिन लोग पहले उस पद्धति से, उस खूबी से, विशेषता से वाकिफ नहीं थे, उन्होंने अपने हिसाब से मकान बनवा लिया, तो उसको वैज्ञानिक वास्तु के परिप्रेक्ष्य में कैसे डाल सकते? क्या तोड़फोड़ करानी पड़ेगी या पूरा गिरवा के नया बनवाना पड़ेगा या कुछ थोड़े बहुत सुधार या यंत्रों के जरिए कैसे उससे मतलब ठीक किया जा सकता है? हम लोग जब इस तरह के बने हुए मकानों को आके देखते हैं तो पहले उसके नक्शे को स्टडी करते हैं। उस नक्शे को हम लोग 81 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद वो परिवार की एस्ट्रो फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, जो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार होती है। ये दो को चेक करने के बाद हम लोग साइट पे जाते हैं और साइट पे जाके उस भवन की ऊर्जाओं को चेक करते हैं, भवन के अलग अलग हिस्सों की ऊर्जाओं को। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और भी है, जियोपैथिक स्ट्रेसेस, जमीन के अंदर की ऊर्जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मल जो लोग इंस्ट्रूमेंट से चेक नहीं करते हैं, वो सब कुछ तो ठीक करने का प्रयास करते हैं, वो एस्ट्रोवास्तु भी कर लेते हैं, वो दिशाओं के एट्रीब्यूट्स भी बना लेते हैं, वो पंचतत्व को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जमीन के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो इन सारी ऊर्जाओं को सोख ले रही है, तो कितना भी कर ले वो नहीं हो पाता। इसलिए साइड में जाकर जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करते हैं और उसकी रेमेडी करते हैं। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो और वो ठीक नहीं की जा रही है तो कुछ भी कर लिया जाए, ये जितना भी ऊपर का किया हुआ आवरण है ये काम नहीं करेगा। इसलिए उसका हर पहलू देखना होता है। घर में जाके लोग उसकी ऊर्जाओं को चेक करते हैं और बाद में इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। अभी कल ही का केस एक है और इस तरह के कई केसेस हैं और बहुत सीनियर लोगों में बहुत ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत साउंड हुआ करते हैं और थे, जो बहुत साउंड थे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई या कुछ ऐसे भी हैं जिनका बहुत लॉस हुआ। साउथ वेस्ट उनका गड्ढे में था, काफी डाउन था, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा था, इम्बैलेंस हो गया था एनर्जीज का। अब क्या होता है, दो तरह की ऊर्जाएं होती है। एक प्राणिक ऊर्जा होती है जो पूरब की तरफ से आती है, एक ग्लोबल ऊर्जा होती है, जैविक ऊर्जा, वो उत्तर की तरफ से आती है। ये ऊर्जाएं जब किसी मकान के सेंटर में आकर जुड़ती है तो वो पूरे मकान में फैल जाती है और हर डिग्री के हिसाब से साइन थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस एंगल को,
और उस डायरेक्शन में जो एनर्जी जिस तरह से स्प्रेड कर रही है। जिसके लिए कुछ यंत्र का भी इस्तेमाल करते हाँ, हैं। इसके लिए यंत्रों का इस्तेमाल होता है। जैसे कौन कौन कुछ आप दिखाएंगे? हाँ, मेरे पास यंत्र है। शुरुआती दौर में ये लेकर एंटीना है, मैं इसका यूज करता था। लेकर एंटीना बहुत तरह की इनविजिबल एनर्जीज को चेक कर सकता है। लेकर एंटीना आज भी पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है और अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जा रहा है। हम लोग एनर्जीज को चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं और इसी के आधार पर उन इंस्ट्रूमेंट्स का डिसीजन भी लेते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट इस मकान में लगाए जाए ताकि ये मकान ठीक हो जाए। अभी जैसे मैं बता रहा था कि ऊर्जाओं का इम्बैलेंस ऐसा हुआ कि वो इंसान सालों से ग्रो नहीं कर पाया। मैंने बताया था कि साउथ वेस्ट में ये ऐसा ऐसा है, इसको ठीक कराना चाहिए। बाई चांस वो लोग डिस्कनेक्ट हो गए और कई विदेश चले गए और उसके बाद वो लोग कोशिश करते रहे। 12 साल बाद एक सज्जन है जो मुझसे मिले और कहने लगे, सर आपने कहा था कि साउथ वेस्ट गड्ढा है, आप उसको बिना इंस्ट्रूमेंट के हेल्प में बना नहीं पाओगे, और 12 सालों में नहीं बना पाए। वही केसेस है। कल भी एक इस तरह का केस आया था, उन्होंने कहा कि आपने सर कहा था शुरुआत में, लेकिन मैं नहीं करा पाया, आज तक वो मकान वैसे ही पड़ा है। सर मैंने उनसे कहा इंस्ट्रूमेंट लगा लो जाके, आपका काम शुरू हो जाएगा। यंत्रों के लाभ का क्या औसत है? उन यंत्रों का आपका औसत 80% है, किसी किसी केस में 85 से 90% भी है। 100% क्लेम कोई साइंस कर नहीं सकती। यहाँ तक कि जो मेडिकल साइंस है आज की डेट में, उनसे भी पूछो तो कितना क्लेम करते हैं, तो वो भी कोई भी आदमी 80% से ऊपर बोल नहीं सकता। बोलना चाहिए भी नहीं। भले 100% काम कर रहा हूँ, लेकिन क्लेम 180% ज्यादा नहीं करना चाहिए, वही मैं भी कर रहा हूँ। तो क्या ये माना जाए कि उन यंत्रों को लगा करके हम अपने मकान के विषयों से मुक्ति पा सकते हैं? जी बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं तो लगाने के बाद जो मशीन्स है उनसे हम लोग चेक करते हैं कि क्या इस स्ट्रेस की एनर्जी हमने करेक्शन की थी, हो गई है। अगर ये बता रहा है कि एनर्जी करेक्शन हो गया है, तो ये निश्चित जानिए कि वो एनर्जी करेक्शन हो गया है। लेकिन सावधानीवश हम लोग अपने क्लाइंट से ये बात कहते हैं कि 10 दिन बाद आप हमको रिपोर्ट करिएगा कि क्या डेवलपमेंट है। ज्यादातर लोग डेवलपमेंट बताते हैं। अगर वो डेवलपमेंट नहीं बता रहे हैं या हमसे कोई कमी रह गई है काम करने में, इंस्ट्रूमेंट लगाने में, तो हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। और या फिर अगर कुछ नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है तो वो लगाए जाते हैं। जैसे अभी एक कॉलेज है बहुत बड़ा, वहां पे हम लोगों ने चेक किया तो देखा गया कि वहां की वेस्ट की एनर्जी काफी डाउन थी। सबसे पहले हम लोग अपने ऑफिस में कागज को चेक कर लेते हैं, वहीं से बैठे बैठे सब कुछ पता लग जाता है। और 81 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा तो उसमें था, वो फॉल्ट था कि साउथ वेस्ट की एनर्जीज में कमी थी, वेस्ट की एनर्जीज में कमी थी, ईस्ट की एनर्जीज पॉल्यूट हो रही थी, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज में कुछ सॉल्यूशन था। तो हम लोगों ने एनालिसिस की, उसको जाके वहां इंस्ट्रूमेंट्स लगाए। तो लगाने के बाद देखा कि क्यों नहीं हो रहा, तो देखा कि उनका लॉन बहुत बड़ा था और वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही थी, वो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर ले रही थी। तो फिर जियोपैथिक स्ट्रेस का करेक्शन किया गया। करेक्शन करने के बाद 10 दिन बाद फिर जब चेक किया तो देखा जितनी एनर्जीज पहले से निगेटिव है, फिर निगेटिव से पॉजिटिव में काफी आ गई थी जिस समय इंस्ट्रूमेंट लगाए गए। लेकिन 10-12 दिन बाद जब चेक किया तो देखा कि नहीं, एनर्जीज का लेवल अब वो नहीं है जो हम लोग ने उस समय पाया था। नेगेटिव तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। जैसे 70% पॉजिटिव हो गया था, तो वो 40% पे जा चुका था, डाउन हो रहा था। फिर हम लोगों ने दोबारा चेक किया तो देखा कि जो सेंटर पॉइंट था पूरी बिल्डिंग का, उसको भी इनहेंस करने की जरूरत है। अगेन वहां पे हम लोगों ने फिर से कुछ इंस्ट्रूमेंट और नए लगाए और उसके बाद वहां की एनर्जी वापस पे आ गई और वो अभी भी स्टेबल है। अच्छे रिजल्ट आए, क्लाइंट ने भी काफी खुश था, उसने बताया कि हाँ जो इश्यूज थे खत्म हो गया। आपसे मेरी बातचीत से ये स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक वास्तु को अपना करके हम अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या और सुखमय परिवार की कल्पना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या सावधानी आप बताते हैं कि वैज्ञानिक वास्तु को अपना करके भवन निर्माण कराए, उसमें रहने लगे, उसमें रहने वालों के लिए कोई हिदायत, सावधानी
या कोई विशेष नियम भी अपनाने की आवश्यकता होती है या सामान्य रूप से रह सकते हैं? जैसे कि हम मान लीजिए अब पूरा घर बढ़िया बन रहा है, बढ़िया उसका ढांचा तैयार है, वह पूरा आपके वास्तु दोषों का निवारण करते हुए आपके कहे मुताबिक उसको बनवाया है, अंडा के घर में शराब पीने लगे, तो क्या उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आएगा? जी बिल्कुल। ये जो आपने अभी बोला है, जो शराब वाली बात बोली है या इस तरह की चीजों वाली, देखिए ईश्वर ने एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसका नाम मनुष्य है। मनुष्य की अपनी ऊर्जाएं भी काम करती है और बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस मेरे पास आए हैं जिससे मैंने कहा है कुछ मत करो, कोई इंस्ट्रूमेंट मत दबाओ, पहले अपना करेक्शन करो। जैसे मेडिकल साइंस में है, समझिए ये बिल्डिंग का मेडिकल साइंस है, हमारे जो वैज्ञानिक वास्तु है वो बिल्डिंग का मेडिकल साइंस है। तो मेडिकल साइंस में दवाओं के साथ परहेज भी बताया जाता है। आजकल फैशन हो गया है परहेज ना बताने का, जिससे बुरे परिणाम लोगों को मिलते हैं और जो ट्रीटमेंट दे रहा है डॉक्टर उसको उसका फायदा होता है क्योंकि मरीज जल्दी ठीक नहीं हो रहा होता। हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जो दवाएं आपको दी गई हैं, आपके मकान को दी गई हैं, आपका मकान ठीक हो गया है, साथ में परहेज चाहिए। कुछ खास तरह के नियम है, कुछ खास तरह की एक्सरसाइजेस हैं। भोजन में भी हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं। एक्सरसाइजेस के लिए भी रिकमेंड करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। मनुष्य की एनर्जी बॉडी को हम लोग चेक करते हैं अलग से, और वो एनर्जी बॉडी मकान के साथ क्या कर रही है और मकान उसके साथ क्या कर रहा है, ये दोनों का हम लोग आपस में एक रिलेशनशिप क्लाइंट को बताते हैं ताकि वो भी अवेयर हो जाए कि अगर उसका मकान उसके साथ कुछ कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी बॉडी मकान के साथ क्या कर रही है। क्योंकि आप खुद ऊर्जा के एक बहुत बड़े सोर्स हैं। अगर अपनी ही ऊर्जाओं को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बाहर से मकान आपको सब कुछ दे देगा ना। आपको खुद का भी सुधार चाहिए और चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम लोग एक्सरसाइजेस, भोजन, आपस के रिलेशनशिप, एक आपको केस बता देता हूँ। इस तरह के कई केसेस आए हैं। एक खास करके डॉक्टर साहब थे, वैसे भी डॉक्टर थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक ऐसी स्थिति हो गई थी उनके यहाँ, उनको सारे मेरे जानने वाले थे, पुराने मेरे क्लाइंट रहे वो, और उन्होंने जो है वो हमको कांटेक्ट किया और कहा कि सब घर में आके देख लो। घर गया, चेक किया। मैंने कहा कि इश्यूज आपके साथ इस तरह रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप आपकी बच्चों के कैसे डिस्टर्बेंस है, और जो अगली जनरेशन आनी चाहिए वो जनरेशन भी सफर कर रही है, बच्चे नहीं हो रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक वैसे ही केस था, कभी हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे और मेडिकल चेकअप वो करा चुके थे, पूरी तरीके से चीजें कर चुके थे। घर में जाके मैंने उनके पाया कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो था वहां पे उन्होंने बाहर बना रखी थी, और रोज का नियम था। वहीं एक टीवी भी लगा हुआ था। टीवी लोग क्या देखते होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फिर बाद में वो सारा आप इसको रिमूव करोगे उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि आप जो एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हो मकान में वो इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है, और ऐसे क्षेत्र में कर रहे हो जहां नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बात मानी, उसको हटाया, लाभ हुआ। ऐसा होता है। आपका दायरा तो बहुत बड़ा, कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे आपके क्लाइंट होंगे जिन्होंने पूरी संरचना के अनुरूप घर बनवाया होगा? हजारों, क्योंकि इस पे काम करते हुए, इस सिस्टम पे काम करते हुए करीब 27-28 साल हो गए, और शुरुआती दौर से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा। वो फायदे शुरुआती दौर में नहीं मिल पा रहे थे, और वो जो नहीं फायदे मिल पा रहे थे वो पार्ट मेरे लिए लर्निंग का था, और धीरे धीरे उसी पे रिसर्च होती चली गई कि यार अगर मैंने किसी को 35% फायदा दे दिया तो 70% क्यों नहीं, फिर 50% फायदा दे दिया है तो 80% क्यों नहीं। ये करते 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 अभी भी रिसर्च चल रही है। अभी भी मैं इस विधा का स्टूडेंट हूँ,
सीख रहा हूँ लगातार। संजीव जी एक बहुत गहरे अध्येता है, लंबे समय तक इन्होंने शोध और अध्ययन अनुभव के आधार पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ऐसे में चलते चलते इनसे एक सवाल बहुत जरूरी है कि जगह जगह वास्तुशास्त्री के बोर्ड लगे दिखाई देते हैं और उसके अंदर जड़बेनुमा स्थानों में जो लोग जरूरतमंदों को मशवरा देते हैं, इनसे इनके बारे में आपकी क्या राय है? किसी के बारे में कोई राय देना बहुत मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन इंसान को अपने लेकिन जनता उनसे सावधान रहे, सजग रहे, वो नक्काल है या असल है, उनसे बचाव के लिए आपका क्या मानना है, क्या अनुभव है, क्या सोचते हैं आप? दो चीजें हैं। पहली बात तो उन लोगों के लिए जो गलत काम कर रहे हैं, उनका अपना कॉन्शियसनेस अगर उनको मना करता है, और मना करता ही है, उन्हें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए या अपनी रिसर्च वर्क करनी चाहिए और ट्रेनिंग लेनी चाहिए सही जगहों पे जाके। किसी के साथ गलत करना अपने कर्म बंधन बनाता है, इसलिए सबसे पहले तो उन लोगों को गलत करने से बचना चाहिए, अच्छा करने की डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, उन लोगों के लिए जो कहीं भी चले जाते हैं, अब आप मेडिकल की फील्ड को ही ले लीजिए, मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूँ। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, आपने उस डॉक्टर के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, आप किसी मेडिसिन शॉप पर चले गए, वहां से आपने दवा ले ली, फायदा या नुकसान ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप समझदार हैं, आपने अगर मकान बनाया है, मकान में बहुत पैसा लगता है, इसका अर्थ ये भी है कि आपने जीवन में बड़ी मेहनत की, आपने बड़ा पैसा कमाया है, आप बुद्धिमान हैं। ये गलती कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपके ऊपर आती है। इसमें किसी को कोई सलाह दी नहीं जा सकती। सलाह ये दी जा सकती है अपनी समझ का प्रयोग करें। नहीं, लोग बचे कैसे, प्रश्न ये है। अपनी समझ का प्रयोग करें और वो सर्च करें कि कौन साइंटिफिक तरीके से काम कर रहा है। मेरी ये जो रिसर्च चल रही थी, ये चलते चलते मेरे साथ के मित्रों ने सजेस्ट किया मुझे कि ये जितना तुम जान रहे हो कम से कम लिख तो दो कहीं। लिखा होना जरूरी है, लिखे होने से ये बात अगली जनरेशन तक जा सकती है, लोगों तक पहुंचेगी। तो वैज्ञानिक वास्तु और उसके प्रभाव, ये नाम सजेस्ट किया गया मुझे, बड़ा अच्छा नाम था ये। इस नाम से बुक लिखी। इसमें सबसे पहले मैंने ट्रेडिशनल वास्तु जो चल रहा था, जो आंख बंद करके लोग कर रहे थे कि यहाँ दरवाजा लगा दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, यहाँ तोड़ दो, यहाँ फोड़ दो, उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। वास्तु काम करता है या नहीं करता है, उसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस उठाए और इस बुक में उसको जवाब दिया। वास्तु कैसे काम करता है, कैसे उसको वैलिडेट किया जाए, कैसे नापा जाए उसकी ऊर्जाओं को, उसके बारे में मैंने इस बुक में बताने की कोशिश की। शुरुआती दौर में जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे उसके बारे में मैंने इस बुक में बताया। समय चलता रहा, मेरी रिसर्च और होती गई। फिर मुझे दूसरी बुक लिखने की लोगों ने प्रेशर डाला कि नहीं भाई, आपको एक बुक और लिखनी चाहिए क्योंकि आपका बहुत सारा रिसर्च वर्क और ऐड हो चुका है। तो फिर मैंने एक बुक और लिखी, वैज्ञानिक वास्तु और उसके अनछुए पहलू। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं किसी भी ज्ञान के, विज्ञान के, जो अनछुए रह जाते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और कोई जान भी नहीं पाता। उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन लिया है। जैसे आपका वास्तु योग शास्त्र से भी ठीक हो जाएगा, आपका वास्तु आपके भोजन से भी ठीक हो जाएगा, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना करके आप लाभ उठाना शुरू कर दें। तो इन दो बुक्स में, इन दो किताबों में मैंने अभी तक काफी कुछ कवरेज की है। आगे भी रिसर्च चल रही है, आगे भी बुक्स लिखी जाएंगी। तो इस तरीके से लोगों के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म में इस चीज को पुटअप करने की एक कोशिश है। थैंक यू।